गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का समास आज आपको प्रारंभ कराएंगे। आपका उपसर्ग और प्रत्यय पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है वो। अब आगे हम समास, जो कि आपके व्याकरण का ही भाग है, और उसमें हम पढ़ेंगे आज समास को। सबसे पहले हम जानेंगे कि समास होता क्या है। समास में इसमें जानेंगे समास के अर्थ, समास की परिभाषाएं और समास के भेद और उनकी भी परिभाषाएं हम इसके अंतर्गत जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि समास होता क्या है, समास कहते किसको हैं, समास शब्द का अर्थ क्या होता है। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप करना, यानी उस चीज़ को छोटा करना। किसी भी चीज़ को जब हम छोटा करना हो तो उसको कहते हैं संक्षेप करना, यानी उसको छोटा करना, जिसका अर्थ निकल के आता है सम प्लस आस, यानी सम यानी पास, आस यानी रखना, जिसको पास रखना। जब हम दो शब्दों को आपस में जोड़ देते हैं, पास में ले आते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, समास। सम धन आस, तब इसका पूर्ण अर्थ निकल के हमारे सामने आता है। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों को, यानी जो दो हों या दो से अधिक भी शब्द हो सकते हैं, उनको मिला करके एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। जब भी कोई नया शब्द दो शब्दों को मिलाकर बनेगा, और जब भी कोई नया पद बनेगा, उससे दोनों को मिलाने से जो नया पद बनेगा उसको हम समास कहेंगे। अब आगे हम इनका उदाहरण देखते हैं। जिस तरह हमारे पास पहला उदाहरण रखा है, लिखा हुआ है राजा का महल, तो हमारा यह पद बनता है राजमहल। दूसरा उदाहरण देखेंगे, इसमें गंगा का जल, हमारा शब्द बनेगा, पद बनेगा पूरा गंगा जल। अब इन दोनों शब्दों को मिलाने से जब हमारा पद बना राजमहल, तो इसको हम समस्त पद कहते हैं, या सामासिक पद भी कह सकते हैं। यहाँ पे इनको समस्त पद या सामासिक पद भी कह सकते हैं इनको। आगे हमने इसको लिखा भी है, इसको आप देखेंगे। समास रचना से, यानी समास जो रचना मैंने की है, जो परिवर्तन किया है, समास रचना की है, समास रचना से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। यानी जो हमारा हमने समास रचना की और जब ये पद बनकर आया, तो इस पद को हम समस्त पद कहेंगे। और यह किन से मिलकर बना होता है, यह दो पदों से मिलकर बना होता है, जिनमें पूर्व पद भी होता है और उत्तर पद भी होता है। दो पद होते हैं इनमें, इनको हम आगे पढ़ते हैं। अब हम समझते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। पूर्व पद वह पद होता है जो समस्त पद के पूर्व में आता है। जो भी पद होता है उसके पूर्व पद उत्तर पद दो पद होते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद हमारा, जैसे हमारा सामासिक शब्द हुआ, पद हुआ, हम राजपुत्र, तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे, जब इनको अलग करेंगे, तो हमारा दो पद बनेगा, राजा का पुत्र। तो पूर्व पद हमारा इसमें राजा बनेगा और उत्तर पद बनेगा हमारा पुत्र। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण भी देखेंगे, गंगा जल। इसके उदाहरण में भी देखेंगे हमारा पूर्व पद क्या आएगा, गंगा, क्योंकि गंगा हमारा क्या है, पूर्व पद है। गंगा का जल, तो गंगा हो गया पूर्व पद और जल हो गया हमारा उत्तर पद। इसी तरह से हम राजमहल, यानी राजा का महल, तो इसमें भी राजा हो गया, हमारा पूर्व पद हो जाएगा, और महल जो है हमारा इसमें पूर्व पद हो जाएगा, उत्तर पद हो जाएगा। इसी तरह से अगला उदाहरण भी हम देखेंगे, स्वर्ग प्राप्त, यानी स्वर्ग को प्राप्त, तो इसमें पूर्व पद क्या होगा, हाँ, इसमें पूर्व पद होगा हमारा स्वर्ग और दूसरा पद हो जाएगा प्राप्त। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम क्रमशः देखेंगे कि समास के भेद होते हैं। वह कितने होते हैं, वह 6 होते हैं। सबसे पहला
उन भेदों में हमारा आता है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा हमारा कर्मधारय समास, चौथा हमारा होगा द्विगु समास एवं पांचवा होगा द्वंद्व समास, और हमारा छठा, जो कि हमारे 6 भेद होते हैं इनके, छठा होगा हमारा बहुब्रीहि समास। अब इन सभी भेदों को हम अलग अलग तरीके से और सबको क्रमबद्ध करके आपको एक के बाद एक उसको हम समझाएंगे। आगे देखते हैं हम। अब सबसे पहला हम पढ़ेंगे अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास यानी सबसे पहले ही हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अव्यय लिखा हुआ है। इसको सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखेंगे कि यहाँ पे अव्यय लिखा हुआ है। वह शब्द या वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कह रहा है कि जब किसी भी पद का, कहीं भी हम पहचान करेंगे, कैसे करेंगे, जब किसी भी पद का आपको पहला पद अव्यय मिल जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे वह अव्ययभाव समास हो जाएगा। और अब हम जानेंगे अव्ययभाव समास। अव्यय तो बट हम जानेंगे कि कैसे अव्यय किसे कहते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा अव्यय के बारे में बताना चाहेंगे। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय उन्हें कहते हैं जिन शब्दों का, जिन अव्यय शब्द जो अव्यय शब्द होते हैं उनका किसी भी रूप में, चाहे आप लिंग परिवर्तन कर लीजिए, चाहे वचन परिवर्तन कर लीजिए, चाहे पुरुष कारक आदि किसी भी चीज़ में आप उसको अगर परिवर्तन करेंगे तो उसमें कोई भी विकार या भी कोई भी बदलाव नहीं आता है। ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। उनकी स्थिति पूर्व के अनुरूप ही बनी रहती है, जैसा है वैसा ही वह बना रहता है अव्यय शब्द, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। अव्यय को हम लोग अविकारी भी कहते हैं। और अव्यय का अर्थ क्या होता है? जो व्यय ना हो, एकदम ही जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो। अब हम आगे इनके उदाहरण कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययभाव समास में पहला उदाहरण, यथोचित, जितना उचित हो। यथो यानी इसमें जो यथा है, यथा शब्द है तो यह क्या है? यह अव्यय है। यथा इसमें अव्यय है। यथोचित, जितना उचित हो, तो यह क्या हो गया? यहाँ पे अव्ययभाव समास हो जाएगा। यह आपका। अब हम दूसरा समस्त पद देखते हैं। प्रतिदिन, उसका विग्रह करने पे, समस्त पद का विग्रह करेंगे तो हमको क्या होगा? दिन दिन। तो इसमें प्रति क्या है? प्रति अव्यय है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखेंगे, आजीवन। तो आजीवन समस्त पद का विग्रह करने पर बनेगा जीवन भर। इसी तरह से अगला उदाहरण में देखेंगे बच्चों, यथा समय यानी समय के अनुसार। आजीवन यानी जीवन भर। नेक्स्ट आपका आखिरी है इसमें अव्ययभाव समास में, जिसे हम पढ़ेंगे निडर। निडर समस्त पद का आपका विग्रह क्या बनेगा? बिना डर के। बिना डर के। अब चाहे यहाँ पे बिना भी देख लीजिए, चाहे बेटा आप यहाँ पे आ देख लीजिए या यथा देख लीजिए। यहाँ पे आजीवन है तो जीवन से पहले ये आ है, तो यह क्या हो गया है? ये आपका अव्यय शब्द है। अव्ययभाव समास होने के बाद अब हम आपका नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम तत्पुरुष समास लेकर आएंगे और आगे के जो भी समास होंगे उनको हम पढ़ाएंगे। बच्चों इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उनको नोट करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।